हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं आज के छत्तीसगढ़ विशेषांक में। आज है 10 अगस्त और हम बात करने वाले हैं स्पेशली छत्तीसगढ़ से जुड़े उन करेंट अफेयर को जो सीजीपीएससी और मेंस के लिए क्या है सीजीपीएससी के प्री और मेंस के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। खास करके सीजीपीएससी मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम बात करते हैं और ये सभी के लिए करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट है भाई। तो आज का सूचना थोड़ा सा अलग ही है। आज का करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ का पहला अन्नपूर्ण ग्रेन एटीएम क्या किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया है, स्थापना किया है। तो इसको लेकर के चर्चा है। तब तक के लिए एक और भी करेंट अफेयर है जो कुछ दिनों का है ना। मैं 2-4 आता है तब आता हूं, आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, एक्सप्रेसवे, यानी कि एक्सप्रेसवे बढ़ रहा है, इनको लेकर के मेन चर्चा है। ये पहला करंट अफेयर है। तो देखिए, परियोजना का नाम है रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, और इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130 CD को चुना गया है। इसको आप याद रखेंगे है ना। संबंधित राज्य, संबंधित 3 राज्य है। कौन कौन से राज्य हैं आपके छत्तीसगढ़ हैं, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। इनमें सीमाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा है आपके छत्तीसगढ़ में है ना। सबसे ज्यादा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है आपके सबसे ज्यादा सीमा है ना। कितना? 240 किलोमीटर। और वही बात करें ओडिशा की तो ओडिशा में है आपके 125 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में है आपके 99 किलोमीटर। ठीक है, 99 किलोमीटर। तो देखिएगा ये रहा। ठीक है, तो यहां दंतेवाड़ा और बस्तर को जोड़ने की बात है तो ये इस तरीके से जाएगा ना। आप लोग याद रखना है इस तरीके से, मतलब रुको मैं एक बार बनाता हूं आपको। इस तरीके के जा करके ये इस तरीके से जाएगा, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि भाई आप इसे देख सकते हैं इनको कि किस तरीके से लाइन्स हैं, कहाँ है। तो 240 किलोमीटर आपके है छत्तीसगढ़ में। एक सेकेंड, 240 किलोमीटर है आपके छत्तीसगढ़ में। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको, ओडिशा में है आपके कितना? 125 किलोमीटर। ठीक है, 125 किलोमीटर ओडिशा में और यहाँ पे है आपके कितने? 99 किलोमीटर। तो इस तरीके से है ना। तो इस तरफ से जाएगा भाई, इतना याद रखना है, ये वाला नहीं है। ठीक, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसके 464 किलोमीटर। तो ये क्या करना है, इसको बनाना है ना। इस कॉरिडोर को क्या करना है, बनाना है। इस तरीके से जोड़ने की सुविधाओं को बनाना है भाई, यातायात के लिए सड़क बनानी है। ठीक है, प्रमुख आपके गंतव्य ये है कि इसको क्या करना है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से क्या करना है, जोड़ना है। और मुख्य उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ क्या है, लैंडलॉक राज्य रहा है। लैंडलॉक का मतलब है स्थिर रुद्ध है ना। अब स्थिर रुद्ध क्या है ये मैं मत पूछ लेना। स्थिर रुद्ध देश का मतलब है, राज्य का मतलब है कि जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, जिसके पास समुद्री सीमा नहीं है। ठीक, तो ऐसा क्या है राज्य रहा है। क्षेत्रों की विशाखापट्टनम बंदरगाह तक तेज और बेहतर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी क्या करना है, प्रदान करना है, उसको जोड़ने के लिए है ना। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जोड़ना है इसका मुख्य उद्देश्य, इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य। इसके बहुआयामी महत्व यह है कि बंदरगाह से क्या होगी, कनेक्टिविटी होगी किसके, छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ स्थिर रुद्ध राज्य रहा है तो कॉरिडोर से विशाखापट्टनम बंदरगाह में तेजी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्या होगा, निर्यात, जो भी वस्तुएं हैं है ना, जो भी वस्तुएं हैं स्पेशली आपके बस्तर की तरफ और कोंडागांव, बस्तर कोंडागांव है ना, इस तरफ के जो माइंस हैं, खदान है, स्पेशली आपके क्या है, बैलाडीला बस्तर में लोहे की खदानी है, तो इनका ट्रांसपोर्ट हो पाएगा है ना, निर्यात हो पाएगा और समय व लागत क्या होगी, बचेगी। समय और लागत में बचत होगा इस कॉरिडोर के विकास से। साथ ही साथ क्या होंगे, औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स का विकास होगा। औद्योगिक विकास होगा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम
खनिज, कृषि व वनोपज को बड़े बाजारों तक क्या मिलेगी, पहुंच मिलेगी, और क्या होगा, आसानी से हम उसको पहुंचा पाएंगे। ठीक है, बड़े बाजारों में मतलब अन्य देशों से हम क्या कर पाएंगे, अपने छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अन्य देशों में क्या कर पाएंगे, बेच पाएंगे, अन्य देशों में निर्यात कर पाएंगे। ठीक है, उद्योग और रोजगार क्या होंगे, बढ़ेंगे, साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन होगा, उद्योग बढ़ेंगे। ठीक, ये चीजें होंगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ व बस्तर का क्या होगा, विकास होगा, जो कि पिछड़ा क्षेत्र रहा है उसका क्या होगा, विकास होगा। खास करके धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बाजार वहां के बेहतर होंगे, शिक्षा बेहतर होंगे। जब भाई यातायात बेहतर होगा तो वहां पे क्या लगेंगी, दुकानें लगेंगी। जब सड़क परिवहन अच्छा होगा तो आसपास दुकान खुलेंगे, मेडिकल शॉप्स खुलेंगे, अच्छी अच्छी सुविधाएं खुलेंगी। खास करके मैंने बताया एल्यूमिनियम के फैक्ट्रीज खुलेंगी, सीमेंट फैक्ट्री खुलेंगी, तो इससे क्या होगा, रोजगार के अवसर जाहिर सी बातें हैं मिलेंगे। और साथ ही साथ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में, बाजार व्यवस्था में, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण होगा, जो क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र हैं उनका एकीकरण होगा, एक समान होगा। ठीक है, वहां भी सुविधाएं पहुंच पाएंगी, नेटवर्क पहुंच पाएंगे। क्षेत्रीय आर्थिकरण होगा, छत्तीसगढ़ का आंध्र प्रदेश एवं विशाखापट्टनम से संपर्क मौजूद होगा। मध्य भारत और पूर्वी तट के बीच में क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। सीधा सीधा है, मैंने पढ़ दिया है। समय व लागत में क्या होगी, कमी आएगी। भाई इतना अच्छा रोड है तो आप क्या कर पाएंगे, फास्ट ट्रेवल कर पाएंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से माल ढुलाई अधिक तेज और क्या होगी, कुशल होगी, जिससे क्या होगी, ईंधन की बचत होगी। भाई उबड़ खाबड़ इलाके में आप जाइए एक दिन, ठीक है, तो आप वो क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलते कि हाँ हदिद, तो उस तरीके की काम होगा और आप क्या होंगे, लेट से पहुंच पाएंगे, है ना। तो इस तरीके की हो जाएंगी और इससे क्या होगा, आपका समय खराब होगा और लॉजिस्टिक लागत में क्या होगी, कमी आएगी। और ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपका समय क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा, आप आसानी से जा पाएंगे। ठीक, तो परिवहन एवं लागत में कमी, साथ ही साथ आपकी क्या होगी, पेट्रोल के पैसे बचेंगे, तो इससे लागत में भी कमी आएगी। आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, है ना, मतलब आप पैसे बचा पाएंगे, है ना, धन बचा पाएंगे, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति भी आपकी सुदृढ़ हो जाएगी जब आप बचा पाएंगे। पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। बस्तर के प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं जनजातीय पर्यटन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, है ना, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और वहाँ पे क्या क्या बनेंगे, होटल बनेंगे। जब टूरिज्म आएंगे तो क्या बनेंगे, होटल बनेंगे। परिवहन और हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, है ना। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के वहाँ के कला को, है ना, बस्तर की कला क्या होगी, कला का विकास होगा। ठीक है, और ये क्या हो, इसका क्या होगा, वैश्वीकरण होगा, विश्व स्तर में पहुंचेगा। ठीक है, साथ ही साथ रोजगार के अवसर वहां के लोगों को मिलेंगे जब टूरिज्म आएंगे तो इस तरीके की बातें हैं। ठीक है, इतने को आपने समझ लिया, आसान है बहुत। इनकी प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है, तो चुनौती ये है कि भूमि अधिग्रहण क्षेत्र है जहाँ पे पेसा एक्ट भी लागू है ना। पेसा एक्ट आप लोग जानते होंगे, मैंने बहुत बार समझाया है। पेसा एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके तहत ग्राम पंचायतों को जनजातीय क्षेत्रों में स्पेशल क्या है, दर्जा प्राप्त होता है, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके तहत आप उनकी जमीन को क्या नहीं कर सकते, अधिग्रहण नहीं कर सकते। एक परेशानी उसमें आती है, तो ये परेशानी आएगी। साथ ही साथ वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण को क्या मिलेगा, खतरा है ना, पेड़ काटने पड़ेंगे बहुत से। सुरक्षा एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये काम कैसे किया जाए, ये एक क्या है, चुनौती है। साथ ही साथ होटल एवं स्थानीय आजीविका, टोल एवं स्थानीय आजीविका, इनको भी मतलब देखना होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। तो इनको एक एक को समझते हैं, मैं समझाता हूं। ठीक है, भूमि अधिग्रहण पेशा एक्ट है, इसी कारण से कॉरिडोर का हिस्सा वन एवं अनुसूचित क्षेत्रों से क्या होता है, गुजरता है। इससे क्या होता है, ग्राम सभा की सहमति, विस्थापन और उचित मुआवजे की एक बड़ी चुनौती है। सीधा सीधा है ना, सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ भाई, ये मत कहेंगे सर पढ़ रहे हैं, जहाँ समझाना होता है मैं समझा देता हूँ। और करेंट अफेयर को कितना समझाओगे यार,
है ना। स्थानीय जनजातीय समुदाय के अधिकार और हितों की क्या होगी, रक्षा करना भी जरूरी है, ये एक चुनौती है। और जमीन लेते समय स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना एक सबसे बड़ी चुनौती है, वहां के लोगों का आपको भरोसा जीतना है, ये बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ इसमें देखते हैं वन्य एवं वन्य जीव के संरक्षण में क्या है, खतरा है, कैसे है। क्षेत्र में घने जंगल और संवेदनशील क्या है, वन्य जीव का ये क्षेत्र रहा है, स्पेशली बस्तर का क्षेत्र, बस्तर सबसे ज्यादा वन है, वहां पे बहुत जंगल है वहां, है ना। सड़क निर्माण में वन की कटाई करनी होगी, और वन की कटाई में जैव विविधता को भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ये भी तो एक चुनौती है। साथ ही साथ इससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने की क्या है, आशंका है। जब क्या होगा, आप जंगल काट दिए और जंगल कटेगा तो जानवर कहाँ आएंगे, गांव में, तो क्या होगा, मानव और जानवरों के बीच में संघर्ष हो सकता है, मुठभेड़ हो सकती है दोनों की, तो ये एक समस्या है ऐसे में। और विकास के साथ जंगल और वन्य जीवों को क्या है, बचाना एक जरूरी है, एक बड़ी चुनौती है, कैसे बचाएं भाई, कैसे करें, है ना। साथ ही साथ सुरक्षा एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील रहे हैं, तो वहां पे कैसे निर्माण करोगे, कैसे लगाओगे, वहां पे तो आपको CF को लगाना होगा, फिर कार्य करने होंगे। और भाई आप माल ले जा रहे हो, उसे किसी ने लूट लिया या उस ट्रांसपोर्ट को किसी ने उड़ा दिया, तब ये बड़ी समस्या है ना। तो ये एक चुनौती है। निर्माण के दौरान मजदूरों, इंजीनियरों और मशीनों की सुरक्षा भी क्या है, एक चुनौतीपूर्ण है, कैसे काम करोगे वहां पे। एक्सप्रेस वे शुरू होने के बाद यात्रियों और वाहकों की सुरक्षा क्या है, आवाजाही भी एक जरूरी है, मैंने जो बताया उड़ा देगा करके, है ना, तो वो जरूरी है। साथ ही साथ कॉरिडोर का निर्माण और संचालन सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखना होगा, ये चुनौती है। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं। साथ ही साथ टोल एवं स्थानीय आजीविका, एक्सप्रेस वे क्या है, एक्सेस कंट्रोलेट होने के कारण क्या है, प्रवेश निकासी क्या होंगे, वहां पे सीमित होंगे। पुराने मार्गों के किनारे स्थित ढाबे, दुकानें और छोटे व्यवसाय क्या हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, उनको तोड़ना होगा। जब हम रोड का चौड़ीकरण करेंगे, रोड बनाएंगे, ठीक है, तो उनको तोड़ना होगा। साथ ही साथ टोल व्यवस्था से स्थानीय लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है ना। तेज सड़क के साथ स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यापारियों की आजीविका का क्या है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटे व्यापारियों के व्यापार, भाई कई लोगों की आजीविका होती है, छोटे छोटे ठेले होते हैं, तो वे आजीविका होती है, तो उनका ध्यान रखना बड़ी आवश्यक है। साथ ही साथ टोल भी तो लगेंगे इतने बड़े एरिया में, जब आप टोल को जानते हो ना, टोल नाका, तो वहां पे पैसे लेते हैं, तो ये एक क्या है, अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ सकता है ऐसे टोल्स में। आप जाएंगे, आपका भी टोल करना है, तो ये परेशानी है, ठीक है। तो इतने को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चुनौती है और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था। मैं उसको सिलेबस को इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सिलेबस बदलने वाला है, तो इस कारण से आप लोग करेंट अफेयर देखते जाइए। जिस टाइम सिलेबस बदल जाएगा और सिलेबस आएगा तो मैं सिलेबस भी बताना चालू कर दूंगा, ठीक है। केशकाल घाटी में, यही इसी परियोजना में ना, ये वाला जो परियोजना है ना, ये वाला परियोजना, इसी परियोजना में क्या किया जा रहा है, केशकाल पहाड़ी है ना, केशकाल पहाड़ियों में 2.8 किलोमीटर की एक सुरंग क्या है, निर्मित की जानी है। और इसका सुरंग निर्माण किया जाना है कितना, 2.8 मतलब 2 किलोमीटर और 800 मीटर, ठीक है ना, इतना तो समझते हैं। तो केशकाल की पहाड़ियों में करना है। हाँ, एक चीज याद रखेंगे कि केशकाल को क्या कहा जाता है, इसमें 12 मोड़ है। केशकाल में हम लोग ये कहते हैं ना, केशकाल 12 भांवर, 12 भांवर हम घूम रहे हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ी में कहावत है। तो 12 क्या है, मोड़ हैं, और साथ ही साथ इसको कहा जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यहां पे सड़क बनाना है, और जब ये सड़क, ये सुरंग का कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो ये होगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सुरंग होगी। और एक याद रखने की बात यह है कि अभी तक ऐसी कोई सुरंग छत्तीसगढ़ में नहीं है भाई, ये पहली सुरंग होगी। और ये किस परियोजना के अंतर्गत है, मैंने बताया है आपको, रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा यानी कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उसी के तहत इसको भी बनाया जा रहा है। स्थान है आपके कांकेर कोंडा गांव के क्षेत्र में ये काम किया जा रहा है ना। केशकाल 12 भांवर आप जानते होंगे, आप लोग गए भी होंगे, ठीक है। ये कौन से राजमार्ग में है, तो उसी राजमार्ग में है आपके NH 130 सीडी में, ठीक है ना। इतना ही आपको जानना है, इससे आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है केशकाल में सुरंग बनाने का, तो खतरनाक जो मोड़ है, खतरनाक मोड़ों से, इसमें 12 मोड़ है ना, मैंने बताया था 12 मोड़ है, इसमें 12 मोड़ है आपके।
तो इन खतरनाक मोड़ों से यातायात क्या हो जाता है, जाम हो जाता है ना, यातायात अवरुद्ध हो जाता है। सरल भाषा कर बता देता हूं मैं, यातायात क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो इसी से ट्रैफिक की समस्या, ट्रैफिक की समस्या होती है भाई, है ना, ट्रैफिक की समस्या होती है। तो इसी समस्या के लिए क्या बनाया जा रहा है, आपके सुरंग बनाई जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस सुरंग से, इसका रणनीतिक महत्व है, क्या होगा इससे, छत्तीसगढ़ की एकता होगी, है ना, हम फास्ट आवागमन कर पाएंगे, इससे 12 भावर घूम करके उस पार जा रहे हैं, समस्या है। और क्या होगी, एक बेहतरीन कनेक्टिविटी बन पाएगी उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के बीच में, ठीक है, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। ठीक है, तेज, सुरक्षित और सुगम आवागमन को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। केस काल की कनेक्टिविटी को क्या होगा, मजबूत करना है इसका उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य की बातें कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को मजबूत करना है, साथ ही साथ व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को क्या करना है, बढ़ावा देना है, और परिवहन समय और एवं लागत में क्या करनी है, कमी करनी है। तो ये इनके क्या है, उद्देश्य रहे हैं, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, ये है, और आपके हैं, हाँ ये भी एक उद्देश्य रहा है, और ये उद्देश्य है, और ये उद्देश्य है, और ये, ठीक है, 6 उद्देश्य हैं, आप लोग देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट करेंट अफेयर के साथ चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला अन्न पूर्ति ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है, हाँ, और इसकी बात करें कि क्या अन्न पूर्ति ग्रेन एटीएम शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ ही पहला राज्य है, तो ऐसा नहीं है, और भी राज्यों ने काम किया है, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन है। तो सबसे पहला आपके राज्य है हरियाणा, इन्होंने किया था आपके 2021 में ही कर लिया था। कहाँ खोला गया था, गुरुग्राम के फर्रुख नगर में ये खोला गया है। ये देश का पहला ग्रेन एटीएम है, ठीक है, जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। इसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगस्त 2024 में ओडिशा ने भी ऐसा काम किया है, अपने भुवनेश्वर, है ना, ओडिशा की राजधानी है, इसको याद रखेंगे। तो राजधानी में क्या किया है, खोला गया है, ठीक है। ये 24/7 है ना, यानी 24 घंटे और 7 दिन चलने वाला एटीएम है। गुजरात ने भी ऐसा काम किया 2024 में ही, सितंबर 2024 में अपने भावनगर में क्या किया है, खोला गया था। आपूर्ति ग्रेन एटीएम की क्या है, इन्होंने भी शुरुआत कर रखी है, ठीक। तो इसी को आधार मानकर या देख करके, या ये भी कह सकते हैं कि अब छत्तीसगढ़ ने भी क्या किया है, काम किया है। तो छत्तीसगढ़ में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। और ये प्रारंभ कहां से हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है आपके बिलासपुर से, ठीक है, बिलासपुर जिले से, बिलासपुर जिले के सरकंडा, ठीक है, सरकंडा से प्रारंभ होने वाला है। इसका जो सहयोग किया है वो कौन है, आपके संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि UNWFP द्वारा क्या किया गया है, विकसित, और सहयोग क्या है, इसमें प्रदान किया गया तकनीकी सहयोग। ये इसकी कार्य प्रणाली है, लाभार्थी के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा के बाद में मशीन निर्धारित खाद्यान्न को क्या करना है, स्वचालित रूप से वितरित करना है, ठीक है। मशीन देगी, अब जो भी देगी, ये देख सकते हैं, है ना, मैंने चित्र बना रखा है, इस तरीके से काम होगा। मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी, है ना, मानव नहीं होंगे, मशीन ही फेस टू फेस बातचीत हो जाए, मतलब हो पाएगी, जो भी आपके हितग्राही हैं उनके बीच में और मशीन के बीच में, ठीक है। तो उनके बीच में ही होगा, मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी, मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी। वितरण प्रक्रिया में मैनुअल तौल और प्रत्यक्ष वितरण की आवश्यकता को न्यूनतम किया जाएगा, ठीक है। तौल करना क्या है, मशीन भाई सटीक तौलेगी, उतने मात्रा में देगी जितने मात्रा में आवश्यक है, और सत्यापन तो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इसके क्या देखते हैं अपन, उद्देश्य देख लेते हैं कि ऐसा करने के उद्देश्य क्या है, ठीक है। चलिए, तो राशन की सटीक तौल को क्या करना है, सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा है। और पीडीएस में पारदर्शिता उपलब्ध कराना, मतलब दक्षता बढ़ाना, ठीक है, पीडीएफ में पारदर्शिता लाना, यानी कि आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधारना,
वितरण प्रणाली में क्या करना है, सुधार करना, इसका उद्देश्य है। कम तौर रिसाव और कालाबाजारी को क्या करना है, कम करना, इसका उद्देश्य रहा है। और साथ ही साथ लाभार्थी के क्या करना, प्रतीक्षा समय को कम करना, लाइन में लगे रहते हैं, इनको क्या करना, कम करना। और खाद्यान्न वितरण को स्वचालित एवं तकनीकी आधारित बनाना। खाद्यान्न वितरण को क्या बनाना, स्वचालित करना, मतलब खुद से मशीन ही काम करेगी, खुद से आप कर सकते हैं, हितग्राही कर सकता है ना, स्वचालित एवं तकनीकी आधारित बनाना है। तो ये इनके उद्देश्य रहे हैं। इनसे क्या लाभ होगा, तो इससे लाभ होगा आपके अन्न पूर्ति एटीएम से लाभ लिख देता हूं। इससे लाभ क्या क्या लाभ होंगे, तो इसमें आपके होगा सुशासनिक एवं प्रशासनिक लाभ होंगे, ठीक। साथ ही साथ आपके सामाजिक एवं मानवीय लाभ भी देखने को मिलेंगे और आर्थिक एवं वित्तीय लाभ भी होगा और अंतर्राष्ट्रीय एवं तकनीकी लाभ भी लोगों को मिल पाएगा, ठीक है। तो पारदर्शिता सुनिश्चित करना है ना, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, है ना, क्योंकि मशीन बीच में क्या नहीं होगा, बिचौलिया नहीं होगा। बीच में किसी प्रकार का बिचौलिया नहीं होगा। और क्या होगा, हितग्राही और किसके बीच में, मशीन, दोनों के बीच में जो भी होगा। और वो क्या करेगा, प्रमाणीकरण करेगा, और प्रमाणीकरण करके क्या करेगा, राशन प्रदान करेगा। इससे मानवीय हस्तक्षेप में कमी आएगी और जिससे क्या होगी, पारदर्शिता में वृद्धि होगी भाई, ठीक है। रिसाव और चोरी पर रोक। कई लोग क्या करते हैं कि भाई कम क्या करते हैं, राशन को डालते हैं और जो राशन बच जाता है ना, उनको वो लोग बेच करके पैसा कमा लेते हैं। इस तरीके के काम करते हैं बिचौलिए, वो अब नहीं होगा। तो चोरी और रिसाव पर क्या होगा, रोक लगेंगे। कुशल वितरण प्रणाली, है ना, कुशल वितरण प्रणाली, जितना मात्रा में देना है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप समझते चले जाइएगा, मैं लिख रहा हूं। सही मात्रा में वितरण, है ना, सही मात्रा में क्या होगा, खाद्यान्न का वितरण होगा, सॉरी, ठीक है। सही मात्रा में खाद्यान्न का वितरण हो पाएगा, जिससे कुशल वितरण प्रणाली तो बढ़ेगी, सही मात्रा में खाद्यान्न निश्चित रूप में, ठीक है। ये चीजें होंगी। और सामाजिक एवं मानवीय लाभ क्या क्या होंगे, तो खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी, है ना, आपको उतना चावल मिलेगा या उतना राशन मिलेगा जितना आपको आवश्यक है, ठीक। और लाभार्थियों के लिए सम्मानजनक अनुभव। इसका मतलब है कि जो लाभार्थी हैं उनको घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा। घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, सम्मानजनक फील करेंगे भाई, अनुभव करेंगे, ठीक है। और बहस सुनने की किसी से मतलब नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, 2-4 सुना भी देते हैं, ये वो ऐसा वैसा, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब बहस उन लोगों के साथ में नहीं हो जाती जी, जो लोग क्या करते हैं, देते हैं राशन वासन, तो ये सब नहीं होगा। अब सीधे सीधे बातचीत मशीन के साथ में होगी, तो एक सम्मानजनक अनुभव फील कर सकते हैं। पोषण स्तर में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। कैसे, समय पे जब क्या मिलेगा, खाद्यान्न मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, कुपोषण दूर होगा, कुपोषण दूर होगा, ठीक है। पोषण स्तर क्या होगा, बेहतर, पोषण स्तर बेहतर होगा, ठीक है ना। ये चीजें होंगी। साथ ही साथ यहां पे आर्थिक एवं वित्तीय लाभ भी होंगे। परिचालन लागत में कमी आएगी, ठीक है। साथ ही साथ सटीक वजन और मापन, भाई मशीन है तो वो सटीक वजन ना मापेगी और उतना ही वजन माप करके खाद्यान्न प्रदान करेगी, अनाज देगी, ठीक है। साथ ही साथ लक्षित सब्सिडी का क्या होगा, प्रत्यक्ष वितरण हो पाएगा, सीधे सीधे लाभ मिल पाएगा हितग्राही को ही। साथ ही साथ इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवं तकनीकी लाभ भी देखने को मिले हैं कुछ, ये लाभ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का क्या होगा, अनुपालन देखने को मिला है। छत्तीसगढ़, स्मार्ट छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। स्मार्ट कार्ड और बायोमेट्रिक एकीकरण, ठीक है, होगा। साथ ही साथ डेटा एनालिसिस के लिए क्या होगे, आधुनिक तकनीक
विकसित होंगे और खुद से डेटा एनालिसिस करेगा आपके जो क्या है एटीएम है, और वो डेटा एनालिसिस करके आप लोगों को क्या करेगा भाई, खाद्यान्न प्रदान करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, बस सिंपल सी है, बस आपको दिमाग लगाने हैं थोड़े से। अन्न पूर्ति ग्रेन एटीएम की चुनौती, क्या क्या चुनौती है आपकी, तकनीकी एवं डिजिटल बाधाएं हैं, साथ ही साथ अधोसंरचनाओं की एक चुनौती है, सामाजिक एवं साक्षरता संबंधित चुनौती और प्रशासनिक एवं वित्तीय भार भी हो सकता है। तो ये सारी चुनौतियां हैं। तो डिजिटल एवं तकनीकी बाधाएं, तो तकनीक की एक बाधाएं है ना, क्या क्या है, नेटवर्क की कमी रही है। ऐसे में आप बायोमेट्रिक एकीकरण, कैसे करोगे भाई बायोमेट्रिक एकीकरण, ये एक चुनौती रही गई है, ठीक है। और साथ ही साथ यहां पे क्या है, साइबर सुरक्षा, को भी खतरा रहा है, ठीक, हैक वैक कर लिया किसी ने तो ये एक बाधाएं हैं, ठीक। तो इस तरीके की क्या है, एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ अधोसंरचनात्मक चुनौती क्या है, कई जगहों पे बिजली नहीं है, आपका एटीएम चलाओ कैसे, बिजली की ही पहुंच नहीं है, और इस बिजली की वजह से नेटवर्क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कैसे करोगे, कैसे चलाओगे, ये एक बात है। साथ ही साथ इसके आसपास में किसकी कमी रही है, आपके तकनीशियकों की कमी रही है, सॉरी, तकनीशियकों की क्या है, कमी है। तो रख रखाव संबंधित चुनौती है, भाई तकनीशियकों की कमी है, खराब वराब हो गया तो आप कैसे सुधारोगे, जल्दी से कैसे दोगे राशन, ये एक चुनौती है, ठीक है। तकनीशियनों की कमी, और खास करके इसके पार्ट नहीं मिलेंगे, पार्ट नहीं मिलते, तो ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यदि इस तरीके की मतलब मशीन अगर खराब हुआ तो उसको सुधारोगे कैसे, ऐसे में तो क्या हो सकता है, वितरण में विलंब हो सकता है, खराब है तो। ठीक, ये बड़ी चुनौती। सामाजिक एवं साक्षरता संबंधित, ग्रामीण अंचल के लोग उतने नहीं पढ़े लिखे हैं, साक्षर नहीं है, ग्रामीण क्या है, असाक्षर है या शिक्षित नहीं है, अशिक्षित बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, असाक्षर बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अशिक्षित है, क्या है, अशिक्षित, और इनको क्या है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है भाई, ऐसे आपने तकनीक लाई है तो इनको प्रशिक्षण देने की, अब प्रशिक्षक कहाँ से लाओगे, तो ये एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ सामाजिक चुनौती, जो लोगों को क्या है, ग्रामीण लोगों को इस तरीके की चीज़ें पसंद नहीं होती, ठीक है, नए नए आप लाओगे तो उल्टा सरकार ही क्या हो जाएगा, गाली खाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो ये अपने परंपरागत तरीकों से खुश हैं तो इनको भी एक दिक्कत आएगी, है ना। है ना, नई नई तकनीकों को अपनाना क्या है, नई तरीके को अपनाने में क्या हो सकती है, समस्याएं आएंगी, ठीक है। साथ ही साथ प्रशासनिक एवं वित्तीय भार, प्रशासनिक चुनौती कैसे है, कर्मचारियों के वितरण, जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को क्या करना होगा, अपने व्यवस्था में क्या करना होगा, परिवर्तन, अपने व्यवस्था में क्या करना होगा, परिवर्तन लाना होगा, ठीक है। और परिवर्तन हमेशा कष्टदायी होता है भाई, ठीक है, आप लोग परिवर्तन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वो आपके लिए कष्टदायी है, तो वैसे ही इनको कष्टदायी होगा। तो ये एक चुनौती है भाई, इनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, फिर तो इनको भी प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नई नई आप मशीनें ला रहे हो तो इनको भी क्या देना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो लाओ प्रशिक्षक कितने लाने हैं, ये चुनौती है। साथ ही साथ आपके वित्तीय भार, इतने जगहों पे आपको क्या लगाना है, एटीएम लगाने हैं, तो वित्तीय भार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। आपके क्या हो सकता है, आय, सरकारी व्यय बढ़ सकता है,
सरकारी व्यय में वृद्धि हो सकती है, ठीक है ना, सरकारी व्यय में वृद्धि हो सकती है, ये एक चुनौती है। ठीक, तो इतनी सारी आपकी चुनौतियां हैं मेन में, ठीक, आपको याद रखना है। चलिए, तो एक करंट अफेयर और है आपके, गांधीनगर ITF फेयर में छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, पेलियन, है ना, पेवेलियन जो जारी किया है। ये एक प्रकार का पेवेलियन का मतलब है आपकी प्रदर्शनी, ठीक है, आपको इतना बड़ा हेडेक नहीं लेना है। तो मेला है, और ITF एक प्रकार का क्या है, फेयर, मेला है, मेला, ठीक है, व्यापारिक मेला बोल सकते हैं। ठीक, अभी से नहीं, ये 1989 से चलते हुए आ रहा है। ठीक, तो ये एक मेला है जिसका आयोजन ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर, है ना, ITF गांधीनगर और गुजरात में किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ ने भी भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, अपना पेविलियन प्रस्तुत किया है, प्रदर्शनी प्रस्तुत किया है, जिसमें 100 वर्ग मीटर का थीम आधारित क्या था, पेविलियन था, और उसमें आपके 26 पंजीकृत ट्रेवल एजेंट एवं होटल व्यवसायियों ने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, एक टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला क्या है, मेला है, और इसी में छत्तीसगढ़ ने प्रदर्शनी की है। तो इसका मुख्य फोकस था, ये प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो मुख्य फोकस था इसका, इसमें बस्तर के इको टूरिज्म को लेकर के फोकस था, सरगुजा के इको टूरिज्म को लेकर के फोकस था, और आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के, और जनजाति क्षेत्रों के कम्युनिटी के क्या है, होमस्टे को लेकर के, यानी उनके जो जनजाति आवास हैं उनको लेकर के था। ठीक, तो इसका व्यावसायिक उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस समझौते के माध्यम से गुजरात एवं पश्चिमी भारत के पर्यटनों को क्या करना, छत्तीसगढ़ से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इतनी बातें हैं, बस इतने को याद रखना है, इससे ऊपर इसमें कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, एक करंट अफेयर और है आपके, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में AI सर्विस लेंस सिस्टम क्या है, लगाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, एक चीज याद रखेंगे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है, आपके गरियाबंद और धमतरी के क्षेत्र में है। तो इसमें AI कैमरे लगाए गए हैं, टावर लगाए गए हैं, AI टावर, उसमें 70-80 फीट के ऊंचे क्या है, कैमरे लगाए गए हैं, AI कैमरे। इसमें क्या किया गया है, P2P वायरलेस तकनीक है, यानी कि पर्सन टू पर्सन या पेयर टू पेयर, यानी सीधे सीधे कनेक्टिविटी, बीच में बिचौलिया नहीं है ना। और इसका सीधा नियंत्रण किसके हाथ में है, आपके वन विभाग के कक्ष के हाथ में सीधा सीधा नियंत्रण रहा है। ये क्या करेंगे, इस कैमरे से क्या करेंगे, आसपास के लोगों को क्या करवाएंगे, व्हाट्सएप अलर्ट करेंगे, और जिससे वे लोग क्या कर सकते हैं, जिससे भी उनको क्या होगा, बाघ, हाथी या तेंदुए के आबादी के नज़दीक जाने पर वन विभाग एवं ग्रामीणों को क्या होगा, व्हाट्सएप में लाइव वीडियो अलर्ट आ जाएगा, जिससे वे लोग बच सकते हैं। भाई इस तरीके से आ जाएगा, देखिए मैंने छाप रखा है, यहाँ पे बना रखा है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य है कि वन्य सुरक्षा करना, साथ ही साथ अवैध कटाई एवं लकड़ी की तस्करी में रोक लगाना, और शिकार पर नियंत्रण करना। ठीक है, हंटिंग पर नियंत्रण करना, मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी, मानव और जीवों की आपस में मुठभेड़ हो जाती है तो मानव घायल हो जाता है, मर जाता है, या तो वो जानवर को भी मार देता है भाई, क्योंकि अपने जान में आया तो आप जानवर को मार दोगे, तो इनमें कमी आए। ठीक है, इनको लेकर के, और इसी को लेकर के अतिक्रमण मुक्त किया गया है, किसको, अभियान के अतिक्रमण मुक्ति की गई है। अभियान के तहत 196 हेक्टेयर वन भूमि के अतिक्रमण से क्या किया गया है, मुक्त कराया गया है, इस योजना को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, AI सर्विसलेस सिस्टम के लाभ क्या है, तो इनके लाभ है कि मानव वन्य जीव के द्वंद्व में क्या होगा, नियंत्रण होगा, आपके चेतावनी लागू कर दी जाएगी। ठीक है, खास करके ये जो एरिया है हाथियों का एरिया रहा है, ऐसे में क्या होगी, आपके चेतावनी जारी कर दी जाएगी। हाथियों द्वारा जो उत्पाद मचाया जाता है उन पर क्या होगा, नियंत्रण स्थापित हो पाएगा। ठीक है, फसल को क्या करते हैं, हाथी लोग बर्बाद करते हैं। तो उस पर क्या होगा, नियंत्रण स्थापित होगा, या वो कम होगा,
इनको लेकर के क्या है बातें हैं। सटीक निगरानी होगी, है ना, कैमरे से सटीक निगरानी कर पाएंगे। नहीं होगी व्हाट्सएप अलर्ट आप जारी कर दें, और जो भी जानवर हैं आसपास में आप व्हाट्सएप अलर्ट कर दें तो लोग जागरूक हो जाएंगे, निर्बाध घूम भी पाएंगे अपने। तो इस तरीके से क्या है, निगरानी सटीक होगी। जान माल की सुरक्षा होगी, भाई व्हाट्सएप अलर्ट जारी कर दिया गया है तो आप पास में थोड़ी जाओगे मरने के लिए, तो ये जान माल की सुरक्षा होगी। और सह अस्तित्व को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अपनी जगह में जानवर सेफ, अपनी जगह में आप सेफ, ठीक, दोनों को डर नहीं होगा, ठीक है ना। वन संरक्षण एवं सुरक्षा होगी। अवैध शिकार पे रोकथाम होगा, सिंपल सी बात है, अवैध शिकार पे रोकथाम होगा। पेड़ों की कटाई पे क्या होगा, नियंत्रण होगा। आप कैमरे में देख रहे हैं तो थोड़ी ना पेड़ काटने जाओगे। वन्य जीवों का संरक्षण भी होगा, है ना, वन्य जीवों को कोई भी नहीं मारेगा, जब शिकार नहीं होगा तो मारेंगे कैसे, है ना। आग लगने पर भी चेतावनी, कई बार क्या है जंगल में आग लग जाते हैं तो हम देख पाएंगे और तुरंत उसको क्या कर पाएंगे, आग को नियंत्रण कर पाएंगे, बुता देंगे उसको, ठीक है ना, बुता देंगे। तकनीकी एवं ढांचागत लाभ भी होगा। वास्तविक समय डेटा, है ना, वास्तविक टाइम यानी रियल टाइम में रियल डेटा, जिस समय जो हो रहा है वो तुरंत जानकारी मिलेगी। और पर्सन टू पर्सन सीधे जो है आपके वन्य विभाग को जानकारी मिलेगी, जिससे ये सीधे आपको क्या करेंगे, अलर्ट जारी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, है ना। AI भी विश्लेषण करके बताएगा और लोगों तक आसानी से सुविधा पहुंचा पाएगा, ठीक है, जानकारी पहुंचा पाएगा। कम परिसंचालन एवं लागत, ठीक है, लोगों की कमी होगी, जो रख रखाव कर्मचारियों की कमी, ठीक है। देख रेख करने वाले जो कर्मचारी हैं उनमें क्या होगा, कमी आएगा, जिससे क्या हो सकता है, इनमें कमी आने से क्या है, राजस्व आप मतलब सरकारी धन बचेगा। इनको रखने की जरूरत क्या है भाई, इनको आप किस जगह पे रखो, आप वहां रखो जहां पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा लोग नहीं रहेंगे तो अन्य लोगों को लगाने में, ठीक है, तो परिसंचालन में लागत में कमी है। दूरस्थ क्षेत्रों में क्या पहुंच उपलब्ध होगी, इस तरीके की फाइबर की बात की गई है, तो दूरस्थ क्षेत्र में भी ये पहुंच आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक लाभ, सामाजिक एवं आर्थिक लाभ होगा, समुदायों को सुरक्षा हो पाएगी, निश्चित तौर पे हो पाएगी। और रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे भाई, डेटा इसको चलाने के लिए क्या है, मतलब नियंत्रण करने के लिए, कैमरे को देखने के लिए, देख रेख के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, जैसे कि तो इनके क्या हो सकते हैं, रोजगार, स्थानीय लोगों को क्या मिल सकता है, आपके रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। प्राकृतिक पर्यटन का विकास होगा, लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी आएंगे। अब खतरा कम होगा कि भाई ये तो व्हाट्सएप में पहले से हमको क्या कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, अलर्ट हो जाएंगे, चलो चलो घूमने चलते हैं यार, बस्तर चलते हैं, ठीक है। इस तरीके की बातें होंगी, इस क्षेत्र में जाने की बात होंगी। और संसाधनों का इष्टतम क्या होगा, उपयोग होगा, ठीक है। अच्छा खासा संसाधनों का, चार, तेंदू, मऊहा, इन सबको आप क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से जा पाएंगे, निर्भय होकर के जंगल में घूम पाएंगे। मतलब वो अभ्यारण्य, भाई बस्तर का मैंने उदाहरण दिया था, सॉरी, इसको आपको याद नहीं रखना, निर्बाध आप चल सकेंगे। ओके, इतनी बातें हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। साथ ही साथ आपको इसको, अगर आपका इसको क्या करना है, PDF पाना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक क्या है मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेरे पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है, बात कर सकते हैं, और या तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं जोड़ दूंगा, जोड़ना है सर करके, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।